Hello friends and welcome to The Hindu Analysis for the date 27th of May 2021, and I once again welcome you all to our channel for the daily current affairs series. तो इसके पहले कि हम पेपर एनालिसिस पे जाएं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इंक्लूड्स द रिवर कावेरी एंड ऑल्सो अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा हम क्वाड ग्रुप को भी देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो हम बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का न्यूज एनालिसिस। The first news here is a panel will investigate the charges of illegal construction in the Mekedatu। अब ये जो साइट है मेकेडाटू, यहाँ पर जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया है टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, और वो कौन से रिवर के क्रॉस है? रिवर कावेरी के क्रॉस। As you all know that Kaveri river dispute is a very important, or you can say a very highlighted dispute in the southern Indian river। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि एनजीटी है, इन्होंने वहां एक कमिटी अपॉइंट करी है जो कि एक रिपोर्ट देगी ऑन और बिफोर दैट इज 5th of July दैट दिस डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड और नॉट। अब वहां पर क्या होता है कि कोई भी डैम या किसी भी प्रोजेक्ट को, वाटर रिवर प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उनका क्लियरेंस लेना पड़ता है, उन पर एक स्टडी करनी पड़ती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दैट इज EIA, इसको करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के ही वहां पर जो भी फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। तो जो यहाँ के स्टेट ऑफ कर्नाटक के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दैट इज PCCF, हु इज द हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द स्टेट, उन्हें क्या कहा गया है? वो वुड बी द नोडल ऑफिसर फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी लॉजिस्टिक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द रिवर कावेरी, तो हम वहां पर जरूर देख लेंगे कि कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो चलिए एक मैप से समझते हैं कावेरी रिवर को। द रिवर कावेरी, अगर उसके ओरिजिन की बात करें तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, और ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है? तो इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटक। ओके, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स में यह स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज स्ट्रेट टू द तमिलनाडु, और वहां से फिर वह बे ऑफ बंगाल में चली जाती। ठीक है, तो ये तो था उसका ट्रेसेस, जो दो स्टेट को ये कवर करती है, एंड इट इज ऑल्सो द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर सॉरी इन द सदर्न इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस रिवर इज इन डिस्प्यूट, ये बहुत ज्यादा विवादों में रहा था, स्पेशली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और ये रिवर जो है वह अपने सूखे के कारण भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इनके दो ट्रिब्यूटरीज हैं वह है हेमावती, दिस इज द हेमावती रिवर एंड दिस इज द याकची रिवर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द शिमशा। अब कोई भी रिवर सिस्टम को आप पढ़ते हैं तो रिवर इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो इसके जो भी लेफ्ट में आएगा, मतलब इस एरिया पर जो भी आएगा वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, और इस एरिया पर आएगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ठीक है, तो शिमशा के बाद लेफ्ट बैंक में आती है अर्कावती, देन इसी के ही साथ में है चौरई, एंड these all are the left bank tributaries of the Kaveri। अब हम बात करेंगे राइट बैंक की। तो राइट बैंक में सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्थ, देन सेकंड वन इज काम्बिनी, और इसी में ही है मांगेर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ काम्बिनी, देन उसके बाद आती है सूरावती, देन भावनी, ठीक है, नाइल, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। देन लास्ट और द मेन ट्रिब्यूटरी यू कैन से दैट इज अमरावती। ठीक, उसके बाद अमरावती में ही सन्मुक्ता और नानगंजी, ये दो रिवर इसमें मिल जाते हैं। तो दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यू कैन से कावेरी,
और ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसका पूरा डायग्राम बना लीजिएगा। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको सारे रिवर्स के इम्पोर्टेंट जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बताऊंगा, उनका ट्रैक बताऊंगा। तो डोंट वरी, हम वहां पर भी पढ़ने वाले हैं, बट आज के इस न्यूज एनालिसिस में कावेरी रिवर इज द इम्पोर्टेंट, सो हमने यहाँ पर देख लिया। देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अगेन अ लॉस फॉर आवर कंट्री एंड अ वेटरन फ्रीडम फाइटर हैज पास्ड अवे। डोरे स्वामी इनका नाम है, और इनका जो है वो जो काम था, या बोल सकते हैं कि ये जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया वाज अ वॉइस फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इनसे वो जुड़े रहे, और ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड सिटीजन एक्टिविस्ट। कर्नाटक के ये नोटेड वॉइस है फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इनके कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। तो ये गांधीयन थे एंड एक्टिविस्ट थे टिल द एंड, और इन्होंने 1918 में इनका जन्म हुआ, और बहुत जल्द ही ये क्या हो गए, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुआ था वहां पर भी इन्होंने भाग लिया था। और ही वॉज एडिटर ऑफ अ मैगजीन दैट इज पोरोवानी। पोरोवानी नाम की मैगजीन इन्होंने चलाई विथ नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस इन द प्री इंडिपेंडेंस टाइम। ठीक है, आजादी के पहले इन्होंने पोरोवानी नाम की एक मैगजीन चलाई थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है फॉर द रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इन 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अवार्ड होता है फॉर इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, और 2018 में इन्हें भसावा पुरस्कार भी दिया गया बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट। ये कर्नाटक गवर्नमेंट का स्टेट अवार्ड। ठीक है, तो वनडे एग्जाम वाले खासकर याद रखेंगे, एंड ये जो फ्रीडम फाइटर है ये इम्पोर्टेंट भी हैं, तो डोरे स्वामी जी का नाम आप याद रखिएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर, एंड द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वह पहली कंट्री बनी इन द साउथ एशियन कंट्री to extend the crucial financial assistance to the island nation this year। island nation का मतलब यहाँ श्रीलंका से है। तो श्रीलंका के लिए, क्योंकि वहां पर श्रीलंका में अभी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहा है। वाई? बिकॉज श्रीलंका का जो मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है दैट इज टूरिज्म, एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड टी। जो तीनों चीजें अभी पैंडेमिक के टाइम में बैडली अफेक्ट हुए हैं। टूरिज्म सेक्टर अभी डाउन है, गारमेंट्स का सेक्टर डाउन है, और चाय भी बहुत ज्यादा डाउन है। तो इसीलिए श्रीलंका को दे आर फेसिंग अ वेरी सीवियर फॉरेन रिजर्व क्राइसिस। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ है दैट इज बिटवीन बांग्लादेश, और बांग्लादेश पहली कंट्री बन गई है साउथ एशियन कंट्री। अब इंडिया के रेस्पेक्ट में यदि हम देखें तो इंडिया के साथ भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है दैट इज करेंसी स्वैप रिक्वेस्ट ऑफ $1.1 बिलियन, बट इट इज पेंडिंग सिंस 2020। तो इंडिया ने अभी तक उसे अप्रूव नहीं किया है। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इज अ वर्ड दैट मीन्स एक्सचेंज। ठीक है, एक एक्सचेंज है। स्वैप का मतलब होता है, ठीक है, अब करेंसी स्वैप का मतलब करेंसी का एक्सचेंज। तो करेंसी स्वैप बिटवीन द टू कंट्रीज इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसीज विद प्री डिटरमाइंड टर्म एंड कंडीशन। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो पहले से ही तय कर ली जाती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर कोई भी कंट्री लोन लेती है या किसी को भी पैसा उधार देते हैं, कोई भी हो, दैट इज अ सिंपल फर्म की भी बात करें तो देयर इज अ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। तो यदि द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एक्सचेंज डिटरमाइंस द कंडीशंस प्री टू द लोन अमाउंट, तो वहां पर यहाँ ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो बातें हैं वो सब सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट एंगेज इन करेंसी स्वैप विद फॉरेन काउंटर पार्ट्स टू मीट शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये किसके लिए होता है? फॉर द शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और टू एंश्योर द एडिक्वेट फॉरेन करेंसी टू अवॉइड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वह क्राइसिस
फेस करना पड़ता है टू द कंट्री से, ठीक है, उसके बाद इसमें कोई लॉन्गर एग्रीमेंट जो है वह बन पाएगा, ठीक है, उसके आगे की प्रोसेस होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, किसी दिन इस पर भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। टुडे अवर कंसर्न इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। करेंसी स्वैप जो होता है वह टू कंट्रीज के बीच में होता है या टू पार्टीज के बीच में होता है, जिसमें कि थर्ड पार्टी को यहाँ बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लाइक कि ढाका जो बांग्लादेश है दैट इज ढाका और कोलंबो है दैट इज श्रीलंका, वहां पर यदि करेंसी स्वैप हो रहा है तो इन दोनों कंट्रीज के ही करेंसी पर ही वो स्वैपिंग होगी। कोई भी थर्ड करेंसी और इंटरनेशनल करेंसी कैन नॉट बी द पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द श्रीलंका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। द नेक्स्ट न्यूज इज एन एलिगेशन चार्ज्ड बाय द चाइना काउंसिल जनरल, जो कि उन्होंने कहा है कि क्वाड जो ग्रुप है वह टारगेट कर रहा है चाइना को। अब यहाँ पर जो चाइना का जो काउंसिल जनरल हैं उन्होंने ये चीजों को क्लेम किया है, ठीक है, उन्होंने चार्जेस किए हैं क्वाड ग्रुप पर। तो देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि क्वाड ग्रुप क्या है। तो क्वाड ग्रुप इज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुपिंग, ऑल्सो नोन एज क्वाड। क्वाड का मतलब होता है फोर, तो फोर कंट्रीज के बीच में है ये, इंडिया के बीच में है यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो चार का ग्रुपिंग है, इन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो चाइनीज को खास करके टारगेट कर रहे हैं। और इंडिया के रेस्पेक्ट में जो चाइना ने कहा है कि चाइना जो है वह फर्स्ट कंट्री बना टू गेट आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड रेज्यूम डेवलपमेंट, ऑफरिंग इंडिया एंड द रीजन ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। अब इन्होंने अपनी सफाई जरूर दी है, बट आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के पीछे कौन सा देश इन्वॉल्व था और कैसे चाइना पहली कंट्री बन सकता है टू गेट आउट ऑफ दिस पैंडेमिक, बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पर कोरोना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये सोच लीजिए कि व्हाई दिस आर्टिकल हैज बीन पब्लिश्ड बाय द चाइनीज काउंसिल। अब जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं दैट इज चाइना एंड इंडिया, ठीक है, इन दोनों को क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा है इन दोनों को अच्छे से क्या करना चाहिए, साथ में रह करके इन वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज है उनको फाइट करना चाहिए। अब चाइना यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया को गेयर में लेने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज अ डिप्लोमेटिक टॉक, बट यहाँ से हमें कुछ फैक्ट्स मिल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप का नाम दिया है दैट इज RCEP, द ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और आप सभी को पता है कि इंडिया इसमें से क्या किया है, विड्रू कर दिया, इंडिया इसको ज्वाइन नहीं किया है ड्यू टू दिस चाइनीज इम्पैक्ट ऑन दिस ग्रुप। ओके, तो RCEP डील जो है वह इंडिया ज्वाइन नहीं किया, तो इसके कारण भी चाइना जो है वह उनसे क्या है, थोड़ा सा दोनों के रिश्ते हैं उसमें थोड़ी सी खटास वहां पड़ी जरूर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज और यू कैन से दिस आर्टिकल। और आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिली, जैसे क्वाड ग्रुप हुआ, ठीक, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम एंड वी विल मूव ऑन टू द एडिटोरियल। और आज का ये जो 2 से 3 एडिटोरियल आए हुए थे उसमें आपको बहुत ज्यादा करंट से तो वो रिलेटेड नहीं थे, बट यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ यू कैन से आंसर राइटिंग। तो कल्चरल मैपिंग प्रोजेक्ट, इस पर एक आर्टिकल आया हुआ है, लूजिंग द वे विथ अ मैप। 2015 में ये कहा गया कि कल्चरल मैपिंग एक प्रोजेक्ट लाएंगे, उसमें कुछ अलॉटमेंट्स किए गए, देन सडनली दैट अलॉटमेंट्स हैव बीन कट डाउन, और उनसे हटा करके जो कल्चरल का जो बजट था इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वहां से हटा करके उसे कहीं और एलोकेट कर दिया गया। तो ऑथर ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो बजट है कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, वो बहुत कम है, दैट इज 0.07% ऑफ द बजट। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उसे ज्यादा उठाने की जरूरत है। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ग्लासगो का एक एग्जाम्पल दिया, जो ग्लासगो सिटी थी वहां पर बहुत ज्यादा क्या था, क्राइम रेट ज्यादा था और वहां पर जो है वह पॉवर्टी था। लेकिन ग्लासगो जो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उससे क्या किया, उसे एक कल्चरल कैपिटल की तरह डेवलप किया, ठीक है।
तो वहां पर एक एग्जाम्पल दिया है जरूर ऑथर ने, और उन्होंने सजेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को या इस आर्टिकल के थ्रू कि कल्चरल बजट कैन बी इंक्रीज, और वहां पर भी आपको उससे बहुत सारे ऐसे अलाइड सेक्टर है जो कि कल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे आपका टूरिज्म हो गया, होटलिंग हो गया, ठीक है, ये सारा चीज क्या होगा, बूस्टअप होगा, तो इकोनॉमी विल बी बूस्टिंग। ठीक, अब सेकंड जो एडिटोरियल आर्टिकल है दैट इज अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, से वस्तु और सेवा कर पर है। और यहाँ पर जो ऑथर ने एक इशू उठाया है या उन्होंने प्रॉब्लम बताई है कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट वर्दीनेस बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। तो केंद्र और राज्य के बीच जो गहरी खाई बनती जा रही है जीएसटी को लेकर के खासकर, और उनमें जो ट्रस्ट है वह हटता जा रहा है, वह इरोड होता जा रहा है, उसको ऑथर ने उठाया है यहाँ पर। ठीक है, अब अभी अभी आपको पता है कि 43rd मीटिंग होने वाली है टुमारो, दैट इज 28th ऑफ मई। वहां पर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, और ये जो मीटिंग है इट इज अ डिलेड मीटिंग, क्योंकि 2 क्वार्टर से अभी तक मीटिंग नहीं हुई। बट जो एनुअल मीटिंग है वह क्वार्टरली होनी चाहिए। ठीक है, एनुअल मीटिंग मतलब जो मीटिंग होती है वो एक साल में 4 बार होनी चाहिए। ठीक है, क्वार्टरली, बट 2 क्वार्टर से अभी तक लगातार नहीं हुई ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन। और यहाँ पर ऑथर ने कहीं ना कहीं उसे कहा है कि जीएसटी इज लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक, अब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक टर्म मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना हुआ है। इसको ही उन्होंने उठाया है कि द स्पिरिट इज डिक्लाइनिंग। ठीक, अब ये सारी चीजें हैं, तो एक बार जरूर इस आर्टिकल को आप देख लीजिएगा। मैं न्यूज़पेपर तो पोस्ट करता ही हूँ इन द इवनिंग, और आप वहां पर थोड़ी सी इस न्यूज को देख लीजिएगा फॉर द आंसर राइटिंग ऑफ मेंस। तो आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। यहाँ पर 2 न्यूज और थी इंपॉर्टेंट, यदि आपको लगे तो आप जरूर वहां देख लीजिएगा। वन इज द साइक्लोन दैट हिट द उड़ीसा। ठीक है, यास साइक्लोन के बारे में था, वह हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार उसे एक ही टॉपिक को डिस्कस करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड अनदर इज द सोशल मीडिया आर्टिकल। वहां पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील की है अबाउट द न्यू रूल, जो कि हमने कल डिस्कस किया है। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप जरूर जा करके देख लीजिएगा कल का हमारा न्यूज एनालिसिस, जिसमें आपको वो जो सोशल मीडिया में जो बिल है, आईटी बिल, उसमें जो चेंजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो आज की न्यूज एनालिसिस कैसे लगी जरूर कमेंट करिएगा, और यदि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।